हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेटा दोबारा हमारे साथ मेरे चैनल पे, जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। बच्चे, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, हमने ये जाना था कि एक्चुअली में फिजिक्स क्या होती है। अब हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे करके शुरुआत करेंगे और आपके सिलेबस के अंदर चाहे नीट की बात करें, चाहे सीबीएसई की बात करें, चाहे आईआईटी मेंस की बात करें, सारी की सारी चीजों के अंदर सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मिक्स से होती है। समझिएगा, आपकी एनसीईआरटी में जो चैप्टर 1 है और जो चैप्टर 2 है, हम उन दोनों को मिक्स एक ही चैप्टर करके पढ़ेंगे। इसलिए मैंने हेडिंग के अंदर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एक साथ डाला है। और उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है, आप ये मत सोचना कि सर ये कैसे हो जाएगा, चिंता मत करिए, कैसे कैसे मैं पढ़ाता रहूंगा तो आपको टॉपिक समझते चलेंगे। उन टॉपिक्स के बाद जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आपसे क्वेश्चन भी होने लगेंगे। जब आप अपने स्कूल में जाके जब आप अपने प्रैक्टिस सेट्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे भी होने लगेंगे। बस ये तो चाहिए, नॉलेज भी हो जाए, सब मार्क्स भी आ जाए और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, ये तो चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे लिखा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज हमें जो पढ़ना है वो यूनिट्स को पढ़ना है। अगर हमें यूनिट्स को पढ़ना है तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो हम यूनिट्स को पढ़ेंगे। सर अगर हमें यूनिट्स को पढ़ना है तो यूनिट्स को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि यूनिट्स कहाँ यूज होती है, उसे रोके। अब आप समझे बेटा, हमने कहा था कि जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, और ये लॉज कैसे बनते थे ये भी हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। अब हम बात करेंगे कि सर ये जो लॉज बन रहे हैं ये किस किस इंस्ट्रूमेंट या किस किस चीजों पर डिपेंड करते हैं, किन किन चीजों के लिए बन रहे हैं। कहने का मतलब सर मतलब ये है कि एक बॉडी हमेशा नीचे ही जाएगी, एक बॉडी हमेशा नीचे जाएगी। अब अगर ये नीचे जा रही है तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स और इंक्लूड होंगे कि सर अगर ये नीचे जा रही है तो कितनी स्पीड से जा रही है, ये नीचे जा रही है तो कब इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, कब ये बढ़ रही होगी कि घट रही होगी। अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी। तो इसके अंदर जो बहुत सारी चीजें। अच्छा सर, क्या इसके अंदर ये जो बॉडी है इसके अंदर मास है, अगर इससे भारी वाला मास होगा, यानी कि अगर ये पेन है, अगर इस पेन की जगह मैं पूरा कूदूं, अगर मैं ऊपर से कूदूं और इस पेन को ऊपर से छोड़ूं तो क्या इससे फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके ऊपर ये लॉज बनते थे या जिनके ऊपर ये लॉज अप्लाई होते थे। मैं उन्हीं चीजों की बात करूंगा और उन चीजों को कहते हैं बेटा, बेसिकली ये फील्ड से समझ रहे हैं हम, उन्हीं चीजों को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? बेटा फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि फिजिक्स के अंदर यूज होंगी, फिजिक्स से बनी है, फिजिक्स के अंदर यूज होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो सर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें मीजर करते हैं, मीजर करते हैं। एग्जाम्पल देखें सर, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। सर जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो, अब मैं आपसे कहूं बताओ कितना करते हो, 2, 4, 10, 15, 20 कितना करते हो, तो आपको ये क्या मतलब है, बस बहुत करता हूं। अब इसे बहुत का क्या मतलब, कोई डिफाइन थोड़ी होता है ये बात भी सही है। अगर मैं कहूं कि आप ना अपने किसी दुश्मन से बहुत ज्यादा नफरत करते हो, अब मैं कहूं कितनी, 5, 10, 15 कितनी, तो आप कहोगे सर इसमें ये थोड़ी ना होता है, बस करते हैं, बहुत करते हैं, अब ये बहुत का कुछ पता नहीं, ये बात सही है। लेकिन अगर यहीं पे मैं आपसे ये कहूं कि जाओ चीनी लेके आ जाओ दुकान से, या आपकी मम्मी कहे कि जाओ चीनी लेके आ जाओ, आपको वो कितनी, कहना पता नहीं कितने भी ले आओ, आप गए पूरा पूरा कट्टा चीनी का उठा के घर पे आए। अब मम्मी तो बजा देंगी कि इतना बड़ा कट्टे का हम क्या करेंगे, भाई चीनी थोड़े दिन में खराब हो जाएगी, हम क्या करेंगे सबका। तो आप कहोगे सर मम्मी आपने बताया ही कहा, मम्मी आपने बताया कहा कितनी लानी है। तो कहने का मतलब अगर मैं चीनी अगर मैं चीनी लेने जा रहा हूं तो वो कितने केजी लेके आनी है, क्या मुझे पता होना चाहिए। आपको हाँ सर 1 केजी 2 केजी कितने केजी, हाँ। तो कहने का मतलब है बेटा कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिनके अंदर हमें मेजरमेंट की जरूरत थी और कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिनके अंदर हम मेजरमेंट का इस्तेमाल नहीं करते। अब जिनके अंदर मेजरमेंट का इस्तेमाल होता है वही सारी मैक्सिमम क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर रखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, अभी मैं आपको समझा चुका हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो अब हम देखें कि यूनिट्स अगर पढ़ना है तो सबसे पहले एक चीज को समझना पड़ेगा जिसे हमने कहा फिजिकल क्वांटिटीज। राइटिंग थोड़ी चाइनीज जैसी है मेरी, इसलिए मैं जोर से बोल रहा हूं, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर बेटा हमने जाना कि सर ऐसी क्वांटिटीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं उन्हीं क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। डोंट वरी, आपके पास कभी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखने के नहीं आएगी। जैसे बायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सर कोई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई होते हैं जिनको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन एक तो बात सोचो, क्या कभी भी आज तक आपकी डेफिनेशन ये लिखने के लिए आई कि व्हाट इज लाइफ? नहीं।
अमीबा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, और इनके सारे के सारे प्रोसेस बहुत सारे आते हैं बायो में लिखने के लिए, है ना। 10 तक तो सबने बायो पढ़ी है, लेकिन क्या कभी भी ये लिखा है व्हाट इज लाइफ? नहीं आया व्हाट इज लाइफ। क्यों नहीं आया बेटा? ऐसे ही वो इतना ज्यादा बेसिक है कि उसकी डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं, ये सब तो फीलिंग्स में ही समझ में आ जाता है। ऐसे ही आपको फिजिकल क्वांटिटीज की कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पर आपको फील आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबको जानते हो अगर कोई पूछे लाइफ क्या है तो आपको बहुत हो सकता है बताने में मुश्किल हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे बताओ इस चीज के अंदर लाइफ है या नहीं है, तो आप बहुत आराम से बता दो। बताओ इस पेन के अंदर लाइफ है या नहीं है, बहुत आराम से बता दो, है ना। ऐसे ही आपको समझना है, फिर आपको क्योंकि आपको लाइफ की फील आती है, ऐसे आपको फिजिकल क्वांटिटीज की फील आनी चाहिए। अगर मैं आपसे कल पूछूं कि जो एंग्रीनेस है यानी कि जो गुस्सा है, जो एंग्रीनेस है यानी कि जो गुस्सा है, क्या वो फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, आप कहोगे एकदम से नहीं। अब मैंने आपसे रैंडमली पूछा बताओ फियर, डर, डर क्या फिजिकल क्वांटिटी है? फियर क्या फिजिकल क्वांटिटी है? आप कहोगे नहीं। फिर मैंने आपसे पूछा टाइम, क्या टाइम फिजिकल क्वांटिटी है? आप कहोगे हाँ। कैसे सर? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, यार नापा जाता है ना। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें मैक्सिमम नापी जाती हैं वही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और यही फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में यूज होती हैं। लव, हेट, फियर, इन सब की यूज नहीं होता फिजिक्स में। ऑलरेडी चलिए हम देखते हैं। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उन्हें भी हमने दोबारा से बाइफर्गेशन किया, यानी कि उन्हें भी हमने कुछ पार्ट्स में बांटा। जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उन्हें भी हमने कुछ पार्ट्स में बांटा। वो कौन कौन से पार्ट्स होते थे बेटा? सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उन्हें हमने 3 पार्ट में बांटा। वो पहला पार्ट था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, छोटे फॉर्म में लिख देता हूं क्वांटिटीज। सेकेंड वाला जो था बेटा वो था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे भी ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट। और थर्ड वाला जो था वो इन दोनों से थोड़ा अलग था, उसको कहते थे बेटा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, थर्ड वाला। तो देखें फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जल्दी से रिवाइज करें, याद करते चलेंगे मेरे साथ में, है ना। समझ तो गए, याद बड़ी जल्दी हो जाएगा। उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा है वो तो जानते ही हैं क्या 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 पढ़ा हमने। तो देखिए ऐसा है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज का। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जो फिजिक्स के अंदर यूज होती हैं। फिजिक्स के अंदर यूज होती हैं तो क्या इनको मेजर कर सकते होंगे? हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को कितने पार्ट में बांटा? सर फिजिकल क्वांटिटीज को ना 3 पार्ट में बांटा है। कौन कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अभी जो फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्या क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगा। पहले हम शुरुआत करेंगे बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज से। फंडामेंटल क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटीज होती हैं बेसिकली जिस क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। ये क्या? डोंट वरी, क्या? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आप ना 3 सेकंड तक कोई काम करना है, अब मैं आपसे कहा आपको 3 सेकंड तक काम करना है, तो आप कहोगे सर कितने किलो काम? मैं कहूंगा कितने किलो काम भाई 3 सेकंड तक करना बस, इसमें किलो क्या होता है? तो अगर मैं आपको 3 सेकंड बता रहा हूं तो क्या मैं आपको टाइम बता रहा हूं? हम तो चलिए आप मुझे टाइम बताएं। तो बेटा टाइम को बताने के लिए क्या मुझे मास की जरूरत है? नहीं। क्या मुझे लेंथ की जरूरत है? नहीं। टेम्परेचर की जरूरत है? नहीं। अगर मैं आपसे कहा 1 घंटे पढ़ाई कर लेना, अब आप 10 किलो के हो, क्या आप 50 किलो के हो, क्या आप 110 किलो के हो, क्या फर्क पड़ता है? सबके लिए 1 घंटा तो 1 ही घंटा रहेगा। क्या टाइम के ऊपर किसी और फिजिकल क्वांटिटी का असर पड़ा? आप कहोगे नहीं, कोई फर्क नहीं। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनके ऊपर दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज का फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, उन्हीं को कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब ये होता है जो बिल्कुल फंडामेंटल यानी कि बिल्कुल बेसिक है, इनके ऊपर दूसरों का असर नहीं होगा। ठीक है बच्चे, इनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इनको हम मेजर करना पड़ता है। इनके फॉर्मूले नहीं होते, इनके फॉर्मूले नहीं होते, हम और फॉर्मूले में इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। दूसरी वाली देखते हैं, डिराइव्ड कौन सी होती है बेटा? सप्लीमेंट्री में लास्ट में बताऊंगा मैं। पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज हम समझ गए, डिराइव्ड वाली हम समझ रहे हैं। डिराइव्ड वाली होती है बेटा जैसे स्पीड, मैं लिख देता हूं सर फंडामेंटल जैसे, सर फंडामेंटल जैसे मास, जैसे टाइम, अलग अलग है बेटा, ये मास अलग टाइम अलग। टाइम 10 सेकंड 20 सेकंड, उसको टाइम को बताने के लिए मुझे किसी और चीज को आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस 5 सेकंड 10 सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं डिराइव्ड वाली। अगर ये समझ में आया तो ये भी आसान है। डिराइव्ड क्या होती है सर? डिराइव्ड होती हैं वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल से मिलकर बनी है। अब अगर ये फंडामेंटल से मिलकर बनी है तो डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होंगी? सर डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसे होती है जैसे कि स्पीड, स्पीड
तो स्पीड क्या होती है, बचपन में याद करो हमने पढ़ा था सर, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है ना, स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं थोड़ा यहाँ लिख के दिखा देता हूँ सर, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर सर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो बेटा ध्यान से देखो, एक स्पीड को बनाने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ी, डिस्टेंस की भी और टाइम की भी। बताओ हाँ के ना। लेकिन अगर टाइम को बनाना हो, कोई मेरे से टाइम पूछे तो क्या बेटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, क्या इस चीज को फ्रिक्शन, क्या इसके ऊपर किसी और चीज का फर्क पड़ता है? नहीं। लेकिन ध्यान से देखें, अगर मैंने आपसे कह दिया कि सर जो आपकी स्पीड है ना वो 50 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड में, ठीक है, तो आपका स्पीड का आंसर आ जाएगा 50/1 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं कहता सर 50, अगर मैं ये कहता कि सर 50 मीटर है लेकिन 1 सेकंड में नहीं है 2 सेकंड में, तो क्या बेटा आपकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड हो जाती। आपको यहाँ समझने की कोशिश करना, लास्ट बार रिवाइज इट। सर डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी और क्वांटिटीज, किसी और फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं, और उनके अंदर अगर इन दोनों में फिजिकल क्वांटिटीज में से कोई सी भी एक क्वांटिटी को चेंज करो तो आंसर बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि सर पहले आपकी स्पीड जब मैं 50/1 पे 50 मीटर पर सेकंड थी, तो क्या उसके अंदर टाइम बदलते ही 2 सेकंड करते ही आंसर 25 मीटर पर सेकंड आ जाता है? हाँ। पर अगर मैं कह रहा हूं आप 2 सेकंड तक चले, अब मैं कह रहा हूं अब 2 सेकंड तक आप चले, अब मैंने कहा आप 10 किलो की जगह 20 किलो के हो गए, लेकिन चले 2 ही सेकंड तक, तो क्या टाइम कितना रहेगा? सर आप 10 किलो के हो, 50 किलो के हो, 25 किलो के हो, टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो टाइम पे कोई और चीज का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या स्पीड पे और चीज का फर्क पड़ता है? हाँ। क्या टाइम का पड़ता है? हाँ। क्या डिस्टेंस का भी पड़ता है? हाँ। पहले 1 सेकंड में 50 चल रहे थे तो आपकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड थी, अब 2 सेकंड में 50 चल रहे हो तो आपकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर आप एक ही सेकंड में पुराने वाला देख लेते हैं और 100 मीटर चल रहे थे, तो क्या अब आपकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड हो गई? यस। कहने का मतलब क्या डिस्टेंस बदलने से स्पीड बदली? हाँ। क्या टाइम बदलने से स्पीड बदला? हाँ। तो ये डिराइव्ड। अच्छा याद करो, आपने 9th 10th में सुना होगा डेरिवेशन। बेटा डेरिवेशन का मतलब होता है जो औरों से मिलकर बने, ये औरों से मिलकर बनती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा? अब कौन कौन सी होती है इसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है ना। जैसे मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, वर्क डन हो गया। बेटा जिसके फॉर्मूले आपने पढ़े वो सब डिराइव भी तो है। अगर वर्क डन का फॉर्मूला सोच रहा हूं मैं, जो 9th में पढ़ा था आपने वर्क डन का फॉर्मूला, सर वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से नहीं बन रहा? तो वो डिराइव भी तो है। तो अब हमें ये जानना है कि कौन सी क्वांटिटी, अब हमें ये जानना है कि कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल है और कौन सी क्वांटिटी डिराइव्ड है। अब आप जब 12 तक चलोगे तो भाई साहब आप लगभग 12 तक कंपटीशन तक आप लगभग 200-250 क्वांटिटीज पढ़ लोगे। अब 200-250 क्वांटिटीज में से कौन सी फंडामेंटल है और कौन सी डिराइव्ड है ये याद रखना तो बहुत मुश्किल है ना भाई। 200 क्वांटिटीज बता दी, अब उनमें से ये याद करो कौन फंडामेंटल और कौन डिराइव्ड, बहुत मुश्किल है ना। बहुत मुश्किल नहीं। क्यों नहीं है बहुत मुश्किल? सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज याद कर लेते हैं, उनके अलावा जो भी होंगी वो सब डिराइव्ड होंगी। और फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ 7 है, सिर्फ 7। मतलब ये ऐसा 250-300 क्वांटिटीज जो आज के बाद हमेशा मैं फिजिक्स में पढ़ूंगा, उसमें से 7 क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल यानी कि बेसिक, जिनके ऊपर किसी और क्वांटिटी का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं सब डिराइव्ड है। तो बड़ा आसान हो गया ना, 7 को पढ़ लेते हैं, बाकी जो भी मिले सब डिराइव्ड। सो सिंपल। तो अब हमें क्या जानना है? अब हमें जानना है कि सर ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, 7 जो हैं जिन्हें हम फंडामेंटल कहते हैं, वो 7 को याद कर लेंगे तो आप उसके अलावा सारी सारी डिराइव हो जाएगी। और लास्ट में बेटा एक थर्ड कैटेगरी आएगी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि उसकी सही डेफिनेशन आपको तब समझ में आएगी जब हम यूनिट्स का और डायमेंशन टॉपिक है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद बताऊंगा ये क्या होती हैं, ये बाद में बताऊंगा। इसका एग्जांपल बता देता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, अभी इसका एग्जांपल है मास और टाइम। डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारी होती है, 7 को छोड़ के सारी होती हैं। उसका एग्जांपल है स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, बहुत सारे एग्जांपल जिसके तो आप जान पाओगे। आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, क्योंकि सप्लीमेंट्री की ओरिजिनल डेफिनेशन और ओरिजिनल तरीका समझने का एक टॉपिक बाद समझेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो होती है बेटा जिनके अंदर यूनिट तो होती है पर जिनके अंदर डायमेंशन नहीं होती।
अब आप कहोगे सर ये क्या है, डायमेंशन क्या है, यूनिट का है, डोंट वरी, मैंने आपसे क्या कहा, आपको इससे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का एग्जांपल होता है, एग्जांपल, अभी आप एग्जांपल समझ लें, एक तो एंगल, जो आप 2D एंगल नहीं होता 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री, एक तो एंगल, एक सॉलिड एंगल, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, एक तो एंगल है ऊपर लिख देता हूँ और एक सॉलिड एंगल। अभी एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है सर, एंगल क्या होता है वो तो आप पहले जानते हो, एंगल क्या होता है वो तो आप पहले जानते हो, क्या होता है एंगल सर, एंगल वो 30 डिग्री 50 डिग्री सर्कल के अंदर वो जो छोटा सा थीटा होता है, साइन थीटा के अंदर कॉस थीटा के अंदर जो स्क्रिप्ट है ना, वो जिसने बड़ा परेशान किया 10th में, है ना, कुछ भी समझ में नहीं आता था 10th में, तो ट्रिग्नोमेट्री थीटा, बाद में समझ में आया जब मैंने 11th में 12th में फिजिक्स पढ़ी, वो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज होती है। याद करो वो दिन जिस दिन आपको ट्रिग्नोमेट्री का पहली बार पता चला था, यार ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, बेकार में टेंशन दे रहा, याद करो खौफनाक दिन। चलिए खैर अभी आगे बढ़ते हैं, तो अभी आप वो फिलहाल समझे बेटा, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल एक बार बताता हूँ बेटा, सॉलिड एंगल आपने सॉफ्टी खाई, सॉफ्टी वो आती है ना अमूल की कोन, है ना, सॉफ्टी, सॉफ्टी के अंदर जो वो कोन होता है ना इस तरीके का होता है। अब बेटा ये जो इसका एंगल होता है ना, इसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं, बेसिकली है एंगल ही, लेकिन ये 3D में, सोचो कोन का एंगल 3D में होगा ना, तो 3D वाले एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, और जो सिंपल सर्कल वाला होता है उसके एंगल को हम सिंपल एंगल कहते हैं। अभी क्या है इसकी यूनिट क्या है वो धीरे धीरे हम जानेंगे, डोंट वरी। अच्छा सर अभी तक तो हमने यूनिट्स की बात ही नहीं करी, अभी तक तो हमने कहा कि सर फिजिक्स को समझने के लिए लॉज बनाए, और लॉज ओबे करते हैं, लॉज पे कौन चलता है, वो चलती है फिजिकल क्वांटिटीज पता होंगे तभी तो लॉज आप लगाए जाएंगे उससे, ये भी समझ में आ गया। फिर हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो कौन सारी होती हैं, या एक और फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिन्हें मेजर करा जा सके। अब जो ये मेजरमेंट की बात आई, यहीं से तो चैप्टर चला, मेजरमेंट एंड यूनिट्स, यहीं से चैप्टर चला। अब जो ये मेजरमेंट की बात आई बच्चे, तो प्रॉब्लम थी, अगर मैं चीनी लेके जा रहा हूँ, सॉरी चीनी लेने जा रहा हूँ, अगर मैं चीनी लेने जा रहा हूं और चीनी लेके जाते हुए मैंने दुकान वाले से जाके कहा कि भैया एक काम करो 2 चीनी दे दो, तो क्या करेगा वो, 2 दाने दे देगा। 2 दाने का क्या करूंगा, फिर से मार पड़ेगी, पहले लट्टा लेके आए थे घर से तो भी मार पड़ेगी, आपके बाद 2 दाने लेके आओगी तब भी मार पड़ेगी, मार तो पड़ेगी। अच्छा बात तो सही है, फिर क्या करें, क्या आपके अंदर मन से ही फील आ रही होगी कि सर ऐसे नहीं, 2 दाने नहीं 2 kg कहो, 200 ग्राम कहो, ऐसा कुछ कहो, है ना, 2 kg कहो 200 ग्राम कहो। कहने का मतलब ये बेटा कि क्या मुझे नंबर के साथ, नंबर 2 3 4 10, क्या मुझे नंबर के साथ यूनिट जोड़नी जरूरी थी, इसे कहते हैं यूनिट। कहने का मतलब सर देखो बेटा, आगे से जब भी मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताना होगा, जब भी मुझे फिजिकल क्वांटिटी को बताना होगा, तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड से बताया जाएगा, मैग्नीट्यूड बता, फिजिकल क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड से बताता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, है ना, इसे मिटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये उतार लेना एक बार, ठीक है, पॉज कर लेना, मैं जाता हूँ स्क्रीन से, पॉज कर लेना, पॉज करके नोट्स बनाओ, अपने आप अपने नोट्स बनाओ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी प्रोवाइड करूं, पर कोशिश करें कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं। तो बेटा बात यहाँ तक आ चुकी थी कि सर बात यह है कि यूनिट्स को समझने की बात चालू हो गई है, और अगर यूनिट्स को समझने की बात चालू हो गई है तो हमने कहा कि सर फिजिकल क्वांटिटी तक तो हम समझ गए, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी तक तो हम समझ गए, मास हो गया, टाइम हो गया, और बल्कि हम बात कर रहे हैं फिलहाल फंडामेंटल की, हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, बाकी वाले को बाद में देखेंगे, चलो ये भी मान लिया। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एग्जांपल हमने लिखा था वो मास लिखा था। अब अगर मुझे मास को नापना है, जैसे केजी हो गया, 2 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम, अब अगर मुझे मास को नापना है ना, तो आपको एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड वर्ड क्या है, आज तो आपने 9th में बहुत बार मैग्नीट्यूड सुना होगा, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, पर मैं सब कुछ दोबारा बताऊंगा, आपको समझे 0 से लेके हीरो बनने तक सबका सफर यही करना है। चलिए देखिए सर, अगर हम आपकी बात कर रहे हैं तो आपके सामने लिखा होगा, सर अगर जितनी बार भी आपने मास सुना होगा तो आपने ऐसे लिखा देखा होगा 5 kg, 5 और kg। अरे kg क्या है, ये kg है सर, ये kg एक ऐसी यूनिट है जो कि ये शो करती है कि ये आप बात मास की कर रहे हो। मतलब ये है सर, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जाके बता देता, अगर मैं जाके सिर्फ और सिर्फ ये कह देता 5 चीनी दे दो, तो वो 5 ग्राम भी हो सकता था, 5 किलो भी हो सकता था, 5 लीटर भी हो सकता था। अब उसे क्या पता, आप कहोगे चीनी लीटर में कैसे नपेगी, तो भाई जब आपने कुछ बोला ही नहीं, अब उसकी मर्जी वो कुछ भी करे, है ना। तो बात ये नहीं है,
बात ये बेटा कि आपको एग्जैक्ट बताने के लिए ना नंबर की भी जरूरत थी, इसे एन से डिनोट करेंगे, स्मॉल एन। नंबर की भी जरूरत थी और बेटा यूनिट की भी जरूरत थी, इसे यू से डिनोट करते हैं। और एक नंबर और एक यूनिट दोनों मिलके मैग्नीट्यूड बनाते हैं। एक नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट बेटा दोनों को दोनों मिलके एक मैग्नीट्यूड बनाते हैं। नंबर, हाँ, नंबर और यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड। अच्छा, जो आज तक आपने पढ़ा ना 5 किलो, 10 सेकेंड टाइम, 20 सेकेंड टाइम, ये सब मैग्नीट्यूड है। अच्छा, किसके मैग्नीट्यूड है? फिजिकल क्वांटिटी के ना। किसके मैग्नीट्यूड है? फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड है सर। सो सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है सर, बहुत आसान है, समझ में भी आ जाएगा। जो बात आपको याद रखनी है 11th के पर्पज से या फिर कॉम्पिटिशन के पर्पज से, वो ये कि सर देखो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, एंड जो उसके साथ यूनिट जुड़ी है, जहाँ केजी भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे हम यू से डिनोट करेंगे। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक प्रॉब्लम आ रही, एक प्रॉब्लम आ रही। जिस समय हमने यूनिट बनाई तो आप इसे 5 केजी कह रहे हो, क्या आप इसे 5000 ग्राम भी तो कह सकते थे? बात तो सही है, बात तो सही है। 5000 ग्राम भी कह सकते थे, 5 केजी भी कह सकते थे, ठीक है। पर बात यह है कि सर ऐसा क्यों बनाया हमने? हमें एक ही बना देते, बस केजी बना दिया, क्या ये बार बार ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, इस सब की जरूरत पड़ी? पहली चीज ध्यान से समझेंगे, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट होनी जरूरी थी। अगर मास को केजी में नाप रहे हो तो बेटा आपको टाइम को केजी में नहीं नाप सकते, वरना किसी को कैसे पता चलेगा आप मास की बात कर रहे हो कि आप टाइम की बात कर रहे हो? पहली कंडीशन। तो इसलिए हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट अलग बनाई गई। फर्स्ट पार्ट बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट पढ़ रहे हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूनिट तो आप समझ गए होंगे। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप क्या पढ़ रहे हो? आप ये पढ़ रहे हो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। अभी इतना आसान और इतना इजी है कि मैं इसे लिखवाऊंगा नहीं। अगर मैं इसे लिखवाने लग गया तो आपका लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? क्योंकि मुझे तो टफ वाली चीजों पे आना है। स्टार्टिंग तो बेसिक से कराया है, टफ वाली चीजें मतलब जो लेंथी है, जो 11th के लेवल की है, ये तो बस स्टार्ट किया हमने बेसिक से। चलिए देखें, अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स पढ़ना है तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स में क्या था? सर अगर आप यूनिट किसी की भी यूनिट बनाने के लिए सोच रहे हो तो सर वो यूनिट किसी और फिजिकल क्वांटिटी की नहीं होनी चाहिए। कैसे सर? कैसे क्या सर? मान फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं फंडामेंटल की, डिराइव की नहीं कर रहा, ठीक है? फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ सर। कैसे कैसे क्या सर? अगर मैंने टाइम को सेकंड में नाप लिया तो क्या मैं लेंथ को भी सेकंड में नाप लूंगा? नहीं, लेंथ को वैसे सेकंड में नाप लेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। सही बात है। तो पहली प्रॉपर्टी, यूनिट हर फंडामेंटल क्वांटिटी की अलग होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, क्या यूनिट अप्रोप्रिएट होना चाहिए? बेटा अप्रोप्रिएट मतलब मान लीजिए मेरे अंदर 80 केजी वजन है, नहीं 80 केजी, पर मान लेते हैं कि मेरे अंदर 80 केजी वजन है और मैं किसी को जाके बताऊं, कोई मेरे से पूछे बताओ बेटा तुम्हारे अंदर वजन क्या है, मुझे तो नहीं कहेगा कोई बेटा, पर कोई मेरे से पूछे कि बताओ आपके अंदर वेट क्या है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे अंदर ना 80,000 ग्राम है। तो भाई वो तो पहले देख कर चलेगा, 80,000 ग्राम का आदमी आ रहा है तो 80 केजी ना, है ना? ये ना मतलब ये ना एक मन को बहलाने वाली बात होती है। मन को बहलाने वाली बात कैसे? बेटा देखा होगा तुमने कि जब आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हो ना तो 1,000 रुपए की चीज होगी ना तो वो 1,000 नहीं लिखेंगे, वो 999 लिखेंगे। अरे 1 रुपये तो कम है, पर 1 रुपया कम होते ही वो 4 डिजिट की वैल्यू 3 डिजिट में ले जाती है तो 1,000 ही है ना? वो मन का दिलासा देने वाली बात। ऐसे ही यहाँ पे भी था, बात मन के दिलासे की नहीं है फिजिक्स के अंदर, यहाँ पे बात मन के दिलासे की नहीं है बेटा। बात यहाँ ऐसी है कि सर हर यूनिट को नापने के लिए एक अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट, अब ये अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होता है? अप्रोप्रिएट वर्ड ये होता है कि मान लीजिए मैं आपको एक कहूं कि बताना ये कितना लंबा है, तो लेंथ को नापने के लिए मीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, किलोमीटर आता है, बात सही। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये सर ये जो इसकी लंबाई है ना मार्कर की, ये कितना है, तो आप कहोगे सर ये ना यहाँ से यहाँ तक लगभग मान लेते हैं, कुछ भी लगभग मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने कहा नहीं मीटर में बताओ, तो आपको सर कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। अगर नहीं आता आपको कन्वर्जन, परेशानी होना, मैं बताऊंगा। अब वो सर कन्वर्ट कर देंगे इसमें मीटर में, पर ये कोई समझदारी नहीं है कि आप इतनी सी चीज को मीटर में नापें। मैं कहूंगा हाँ, पर मैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मतलब मैं कहूंगा अब आप इसकी लेंथ किलोमीटर में बताओ, कहेंगे सर ऐसा है आप नापते रहो इसे किलोमीटर में, हम ले आए। मतलब सर ये भी कोई बात है, ये आपको दिख रहा है किलोमीटर लंबा, ये दिख रहा है किलोमीटर लंबा, अब मैं कहूँ इसे नापो और किलोमीटर में बताओ, क्या समझदारी है? नहीं है, नहीं। इसलिए अप्रोप्रिएशन जो वर्ड है ना वो यूज हुआ। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ से सर तक की दूरी बताओ,
अगर मैं आपसे कहूँ कि अर्थ से सन तक की दूरी बताओ और बताना सेंटीमीटर में, बताना मिलीमीटर में, बताए तो जा सकती है, पर क्या वो समझदारी है कि इतनी बड़ी वैल्यू लिखी जाए मिलीमीटर में? नहीं है समझदारी। एक्चुअल में अगर आपको बहुत छोटी चीज को नापना है तो आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर तक जाओगे, और बड़ी चीजों को नापना है तो किलोमीटर, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, किलोमीटर तक जाओगे। ऐसे थोड़ी है कि सारी चीजों को एक ही जैसे से नापा जाएगा। इसीलिए बेटा, इसीलिए ये जो यूनिट्स थी ना, ये जो यूनिट्स थी, इसके सिस्टम बनाया गया, इसलिए इसके सिस्टम बनाया गया। वो सिस्टम क्या थे सर? एक सिस्टम को कहा एसआई सिस्टम, एक सिस्टम को कहा एमकेएस सिस्टम, और एक को कहा सीजीएस सिस्टम, और एक को कहा एसपीएस सिस्टम। 4 सिस्टम बनाए, ठीक है। ये क्या क्या है 4 सिस्टम? एसआई तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसे छोड़ते, बाकी को समझ लेते हैं पहले, है ना बेटा। यहां से था मीटर, किलोग्राम, और ये सेकंड। इसके अंदर था बेटा सेंटीमीटर, ग्राम, अच्छा ये तो सेकंड था ही, ठीक है। इसके अंदर था फुट, सुना है ना, 2 फुट 3 फुट, है ना, पाउंड, और ये था। जानते होंगे आप पहले भी। सर ये कहना चाहता है कि अगर आप एमके सिस्टम में बात करोगे तो मास को, सॉरी लेंथ को मीटर में नापना, मास को किलोग्राम में नापना, और जो आपका टाइम है उसे सेकंड में नापना। लेकिन अगर आप सीजीएस सिस्टम की बात करोगे, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। लेकिन ये जो एसपीएस है, ये अंग्रेजों का सिस्टम, ये एसपीएस, इसलिए गंदा है। गंदा तो मतलब ये कि अजीब है। बाकी सारे तो चलो बेटा ये मीटर में, सेंटीमीटर में क्या नाम चला लेंगे काम, ये अजीब है। इन्होंने सभी बदल दिया। इन्होंने मास को ग्राम, किलोग्राम की जगह पाउंड में ले रहे हैं, ये फुट में ले रहे हैं। अब ये फुट और पाउंड का सिस्टम ये है, पहली बात ये हमारे हिंदुस्तान में यूज भी होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे और राज किया था उन्होंने हमारे पे, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब साइंस का जो है डेवलपमेंट हो रहा था। तो यही वाला सिस्टम आज तक चलता रहेगा। इसलिए 2 फुट जमीन, 3 फुट जमीन सुना होगा ना आपने। तो ये जो फुट है ना बच्चे, ये जो फुट है, ये फुट अंग्रेजों का है, ब्रिटिशर्स का है। बाकी सारा कोई जर्मनी से, कोई इटली से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहां से क्या है, पर ये इंटरनेशनली, ये सारी चीजें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती हैं। ये ज्यादातर वो वाली कंट्रीज में चलता है जिस कंट्रीज या जिन कंट्रीज के अंदर ब्रिटिशर्स ने राज किया है। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी कंट्रीज पे राज किया है। तो ब्रिटिश में या कहो ब्रिटेन में और बाकी सारी जगह जहां पे ब्रिटिश ने कभी ना कभी राज किया है, वहां पे ये वाला सिस्टम चलता है। लेकिन हमें इन सारे सिस्टम से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। आपको सारे के सारे सिस्टम में एसआई को पढ़ना है। मैंने एसआई लिखा ही नहीं, क्यों? क्योंकि एसआई को तो अगली बार जब मैं बोर्ड मिटाऊंगा पूरा ढंग से दोबारा समझाऊंगा। एसआई वाला अलग है, इसको जल्दी से हमें छोटा छोटा सा समझ के आगे बढ़ जाते हैं। देखो बेटा हुआ क्या कि ये वाले सिस्टम बनाए क्यों, इतने सारे सिस्टम बनाए क्यों? वो इसलिए अलग अलग देश में अलग अलग हो रहा था। पर यहाँ पे ना इस वाले में एक और प्रॉब्लम थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे फुट किया, इनका जो फुट था, इन्होंने क्या किया था कि इनका एक प्रिंस था, उस प्रिंस का फुट यानी कि पैर, उसकी पैर की कुछ लंबाई होगी। इन्होंने कहा कि ये जो पैर की लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक की, इसको ही कह देते हैं 1 फुट है। और अब हमेशा इस यहाँ से इन्होंने क्या किया, मान लो प्रिंस है, उस प्रिंस का या उस राजा का 1 फुट है, उस फुट की उन्होंने इस तरह से एक लंबाई नाप ली, एक लकड़ी के टुकड़े से या फिर एक धागे से उन्होंने नाप ली। और फिर उन्होंने कहा पूरे देश में इसकी कॉपी कर करके इस धागे को नापो, आओ धागा नापो ले जाओ, आओ धागा नापो ले जाओ, इस पूरे देश में ये फैला दो कि इतना लंबा 1 फुट कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं थी? प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब वो राजा बड़ा हो गया, और मान लो छोटा होगा, बड़ा हो सकता है, या फिर बूढ़ा हो गया, या फिर किसी वजह से कुछ भी चोट लग गई। प्रॉब्लम ये थी कि बाद में क्या हुआ, अगर उसका फुट छोटा बड़ा हो गया तो भाई पूरे देश में तो फुट बदल जाएगा, सीधी सीधी बात है। और अगर ऐसे राजा के पैर के फुट की लंबाई थी नापने लग गए तो भाई जापान वालों का तो बेचारों का पैर दूसरा होता है, छोटा छोटा पैर होता है ना। और सऊदी में जाएंगे या फिर अरब कंट्री में जाएंगे तो उनके पैर तो भाई इतने लंबे लंबे होते हैं, तो बहुत बड़े होते हैं। कहना ही चाह रहे थे सही तरीका नहीं था कि कोई सही तरीका है, कभी पैर से नाप रहे हो, कभी किसी चीज से नाप रहे हो, कभी किसी चीज से नाप रहे हो, सही तरीका नहीं। तो बेसिकली हुआ क्या कि इंटरनेशनल लेवल पे जब सारी की सारी कंट्रीज को एक ही यूनिट बनानी चाहिए थी, या वो जब सारी की सारी कंट्रीज को एक दूसरे की रिसर्च शेयर करनी थी ना, तो उसके लिए आपको एक यूनिट की जरूरत थी। वो एक यूनिट प्रोवाइड कराई गई एसआई सिस्टम से। ये
ये जैसा एक सिस्टम है ना, ये इसका क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। यार इसमें पढ़ रहा है ना, बोर्ड की वजह से आ रहा हो। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड हुआ, इसलिए हमने इन वालों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, इन वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि हमें मतलब था इसी से, इंटरनेशनल यूनिट से। अब हम इंटरनेशनल यूनिट्स में क्या क्या आते हैं वो तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ही, प्लस हम इनको इनमें कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। जैसे याद नहीं आपको 1 किलोमीटर में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम वगैरह, वो सब कन्वर्जन वो सब सीखेंगे। तो यहाँ से यहाँ ना भी सीखेंगे, यहाँ से यहाँ ना भी सीखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या होता है वो आपको एक बार बता देता हूँ बेटा। एसआई सिस्टम में जो मास होता है, मास वो लगता है किलोग्राम में, केजी में। जो लेंथ होती है वो लगती है मीटर में, और जो टाइम होता है बेटा वो लगता है सेकेंड में। ठीक है, चलिए बता लीजिए, फिर से मिटाता हूँ आगे। सो गाइस दोबारा से शुरू करते हैं बेटा। अभी हमने फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ लिया है, फिर ये देख लिया है कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत थी, और यूनिट की नहीं एप्रोप्रिएट यूनिट की जरूरत थी। अब ये फिर हमने ये देखा कि यूनिट्स के तो 2-3 सिस्टम होते थे, पर 2-3 सिस्टम में से 2-3 नहीं 4 सिस्टम होते थे, और भी होते हैं बहुत सारे जो ज्यादा चलते हैं, जो ज्यादा फेमस है। उनमें से भी सबसे एक जो एसआई सिस्टम है, उसी पे अपने को काम करना है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये कि सर वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी थी फंडामेंटली, जिन्हें हम ये कहते थे कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मैंने कहा था कि वो 7 है। वो 7 क्वांटिटीज क्या है ये जानना है, मतलब कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं ये जानना है। सेकंड आपको ये जानना है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है ना, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है, ये 2 चीजें जाननी है। तो अब हम वही पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 होती थी वो कौन कौन सी होती थी, वो पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है। तो हम लिस्ट बनाते हैं फटाफट। पहली क्वांटिटी जो होती है बेटा वो होता है मास, फंडामेंटल होता है, और जो उसकी यूनिट होती है बेटा वो होती है केजी। मास होता है और जो उसकी यूनिट होती है केजी। सेकंड लेंथ, और जो इसकी यूनिट होती है मीटर। बेटा याद रखना मैं सिर्फ ऐसा ही लिख रहा हूं, क्योंकि अब हमें ऐसा से ही मतलब है। ठीक है। थर्ड टाइम, टाइम जो होता है वो लगता है सेकंड में। फोर्थ टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर लगता है केल्विन में। फिफ्थ होता है अमाउंट ऑफ मैटर। ये अमाउंट ऑफ मैटर जो है ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, जो नापते थे मोल में। याद करो 9th क्लास में आता था मोल कॉन्सेप्ट, याद है 9th क्लास में आता था मोल कॉन्सेप्ट, वही लिखे। अच्छा कितने वही सर 5, 2 बच गए ना, अभी 2 बच गए। ठीक है सर 6 होता है करंट। याद है 10th क्लास में बहुत पढ़ा करंट। किसमें नापते हैं बेटा? एम्पियर में, सबको पता है क्योंकि 10th क्लास में पढ़ते हैं ना। 7th एक बच गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बेटा ये क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, बाकी सबको तो आप जानते होंगे, मास केजी में, लेंथ, ये सब जानते होंगे। इसकी एक गंदी सी यूनिट होती है, गंदी सी मतलब सुना नहीं आपने पहले, अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, कैंडेला। इसकी एक यूनिट होती है जिसे आप कहते हो कैंडेला। अभी कैंडेला क्या होता है और इसका क्या लॉजिक्स हैं, इसके क्या सीन है, वो सारे हम अभी बताता हूँ। बाकी सबको आप जानते हैं, करंट एम्पियर नापते हैं, ये भी आप जानते हैं। बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखो ध्यान से, ल्यूमिनस क्या कहीं सुना? ल्यूमिनस दुनिया में असली दुनिया में कहीं सुना? हाँ, इन्वर्टर आते हैं, है ना। पता नहीं आपको पता है या नहीं, पर ल्यूमिनस के नाम का एक इन्वर्टर और बैटरी की कंपनी है। ल्यूमिनस वर्ड बेटा आता है लाइट से। इन्वर्टर की क्यों रखा ना, है ना, किसी और चीज का रख देते, गाड़ी का रख देते, नहीं ना, इन्वर्टर का क्यों रखा? क्योंकि बेटा आप सब समझते हो कि इन्वर्टर सबसे ज्यादा यूज जो बेसिकली इन्वेंट हुआ था वो इसलिए होता है कि लाइट चल सके। आज तो हम टीवी, एलईडी, फैन सब चला सकते हैं इन्वर्टर से, पर जो इन्वर्टर सबसे पहले बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे कि लाइट तो जल जाए एक साथ,
ठीक है, तो वहीं से उन्होंने नाम उठाया है। अब समझेंगे सर, ल्यूमिनस जो होता है ना, ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट और इंटेंसिटी का मतलब होता है उसकी पावर। अब ये पावर वर्ड फिजिक्स वाला पावर नहीं है, ये मैं आपको फीलिंग के लिए समझा रहा हूँ। कहना क्या चाहता हूँ अभी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोचें कि आप सुबह सुबह आप रात को मोबाइल देखते देखते सोए, सुबह आप मोबाइल उठे, जब आप सुबह उठे तो आपने मोबाइल को ऐसे खोला और देखा कि क्या क्या अपडेट्स है या किस किस ने आपको क्या क्या मैसेज किया आपको, तो हुआ क्या कि आपको ना देखा नहीं जाएगा। देखा नहीं जाएगा मतलब आपको ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है ना, तो आप क्या करोगे, ऊपर से ऐसे नीचे गिराओगे उसका शटर, शटर इन द सेंस ऊपर से उसकी मेन्यू गिराओगे और उसको ना ऐसे क्लिक करके उसकी ब्राइटनेस कम कर दोगे। क्या कम कर दोगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम कर दोगे, ब्राइटनेस। कहने का मतलब ये जो एक सेकंड में कितनी रोशनी आपके बाहर आ रही है ना, इसे ही कहा जाता है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऑल्दो ये आपके इतने कुछ खास काम नहीं आएगा, आपको कोई इसकी कैलकुलेशंस नहीं करनी 11th में 12th में, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन बस पता तो हो कि क्या होता है भाई। 7 बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक का मतलब तो बताओ, तो बस आप इतना समझ लेना ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है वो जो आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर रहे हो ना, वही ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। और उसको जब नापते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कैंडल में नापते हैं, बस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये बेसिक क्वांटिटीज हैं, तो मेरे साथ जल्दी जल्दी, वैसे तो बहुत सारे बच्चों को याद होगी, दैट इज द बेस्ट थिंग, बट एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, है ना। क्या क्या हैं क्वांटिटीज, मास यूनिट केजी, लेंथ यूनिट मीटर, टाइम यूनिट सेकंड, टेम्परेचर यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ मैटर यूनिट मोल, ये वही है जो आपने 9th में पढ़ा था केमिस्ट्री में, अमाउंट ऑफ मैटर को नापते हैं। करंट बेटा एम्पियर में और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडल में। कोशिश करें 2-4 बात बोले, और जब मैं बुलवा रहा हूं तो मेरे साथ साथ बोले, ताकि यहीं के याद होकर खत्म हो जाए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो आपने फोर्स तक पढ़ लिया है, 5-4 हो चुके होंगे, 4-5, आगे देखते हैं। ठीक, अब जो आपको पढ़ना है बेटा एरिया, अरे एरिया वो बचपन से पढ़ते हैं। हाँ, तो क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अच्छा, लेंथ किस में रखेगी, मीटर में, ब्रेड्थ किस में रखेगी, वो भी मीटर में, तो क्या मीटर स्क्वायर। अरे यार बहुत इजी है ना। हाँ, 7 वॉल्यूम, क्या बेटा वॉल्यूम जो है वो L, क्या वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्या बेटा मीटर क्यूब होगा। ये तो याद दिया बचपन से, इसलिए मैंने इसको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। आगे देखें बेटा डेंसिटी, याद करिए आपने 9th में पढ़ी थी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता था, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। सर मास अपॉन वॉल्यूम, सर मास किस में लगेगा, केजी में, वॉल्यूम किस में लगता है, मीटर क्यूब में, है ना। तो क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। नाउ लास्ट प्रेशर, प्रेशर लास्ट क्यों बोल रहा हूं, वैसे तो फिर सर ये तो 50 का टर्म, अब ऐसे कितने याद करेंगे, सॉरी कितने का टाइम है हमारे पास करने का। अब आपको जब ये सब बनाना आ गया, तो कल को अगर मैं कोई फॉर्मूला बताऊं, सॉरी कल को मैं आपको कोई क्वांटिटी बताऊं और उसका फॉर्मूला बता दूं, तो क्या आप यूनिट बना लोगे, आपको हाँ आ तो गया। देखो 9 क्वेश्चन करें, आ जाएगा। देखिए अगर मैं कह रहा हूं प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट बताओ आप अपने आप सॉल्व करके बताना, जो याद है वो नहीं। और फोर्स की यूनिट न्यूटन मत रख देना, मैं जानता हूँ फोर्स न्यूटन में भी लगती है, क्या फोर्स है वही जो यूनिट आपने पहले निकाली है वही न्यूटन कहलाती है, और फोर्स को ऐसे रखना जैसे पहले। और अगर फोर्स की भी याद नहीं है तो दोबारा लगा लो, ठीक है। ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो प्रेशर का अपने आप बताओ। पॉज कर लिया, 1 2 3, अगले अब दोबारा, अब देखो कैसे हुआ। तो देखिए वैसे तो फोर्स की मैंने पीछे लिखी हुई है, पर मान लो मुझे फोर्स की यूनिट याद नहीं है, तो क्या मैं फोर्स का दोबारा से फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एम ए, है ना। एम यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन A अपॉन ए आर क्या है, एरिया। एम क्या है बेटा, मास है, जरा से ध्यान से लिखना, कभी आप मीटर समझ लो मास। तो देखो मेरे को पता है मास जो होता है वो तो केजी में आता है, ठीक है सर। अपॉन में क्या है सर, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो मुझे पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर अपॉन में मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर बढ़िया वाला। अच्छा सर अपॉन में क्या है, एरिया, एरिया तो मैं जानता हूँ मीटर स्क्वायर होता है। अब वही वाला तरीका, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लें, फर्स्ट एंड लास्ट देन मिडिल, तो बेटा क्या आ जाएगा, केजी मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। क्या है, मीटर से 1 मीटर चला जाएगा और 1 सेकंड तो नहीं जा रहा, तो यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा केजी, यहाँ बचेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हो गया, हो गया।
चलिए नोटेड डाउन, नहीं हुआ था तो कुछ अच्छी बात नहीं है, करना था आपको। चले आगे लास्ट एक बोनस और लिख लेते हैं। बोनस कहो या फिर ऐसे कहो कि सर है तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्क कर। और अच्छी बात इसका आप करेंगे, इसका आप करेंगे बेटा। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो बताता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप एक चीज सोच के बताओ बेटा, एक चीज अगर हम सोचें कि अगर मैंने आपसे कहा 5 kg और आपसे कहा बताओ इसके अंदर कितने ग्राम होंगे, है ना, हल्का हल्का कन्वर्जन सीखते हैं। तो देखिए मुझे पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ध्यान रखेंगे 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। अच्छा तो 2 kg में कितने होंगे सर, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 kg में कितने होंगे सर, 2 kg में जाएंगे 2000 ग्राम, 2 into 1000। 3 kg में कितने होंगे तो सर आप कहोगे सर 3 into 1000, 3000 ग्राम। सर ये कौन सी नई बात सिखा रहे हो, तो हमें पता ही है, सही बात है आपको पता ही है। कहना क्या चाहता हूँ जरा समझो, ध्यान से समझो। सर 5 kg में कितने होंगे तो क्या कहोगे सर 5000 ग्राम। आप कहोगे हाँ, ध्यान से देखो क्या ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है, यस। क्या ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है, यस। क्या इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, आंसर इज यस। और जो अगली बात ध्यान देने वाली है, ये वाली चीज को मैं कहता था न्यूमेरिकल वैल्यू n। ये वाली चीज क्या अभी भी सर ये भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या ये भी n है, आप कहोगे हाँ हाँ ये भी n है, पर ये दोनों वैल्यू सेम है। आप कहोगे नहीं सर 5 kg और 5000 ग्राम तो बराबर होता है, ये बात तो आपको सबको पता है, 5 kg और 5000 ग्राम बराबर होता है। लेकिन क्या 5 और 5000 बराबर होता है, आप कहोगे नहीं। तो बेटा इस वाले n को n1 कह दो और बेटा इस वाले n को n2 कह दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें ये क्या है सर, इस वाले को हम u कह सकते हैं, ये क्या है इसको भी u कहेंगे, ये यूनिट है। लेकिन क्या दोनों kg और ग्राम बराबर बात है, नहीं। तो इस वाले को 1 और इस वाले को 2 कह दो। पता हुआ है कि नहीं यार समझ। तो बेटा यहां से एक फॉर्मूला बन गया N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाह रहा था कि क्या, ध्यान से समझो। सर पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड तो बराबर रहता है, पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड तो बराबर रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होती हैं और यूनिट अलग होती हैं। और जो ध्यान देने वाली बात यह है वो ये कि सर अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखो 5 से 5000 हो रही है, अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है देखो इसमें तो बढ़ रही है, प्लस मतलब बढ़ रही है, तो क्या केजी से ग्राम हो रहा होगा। हाँ 5 kg लिखा और इधर 5000 ग्राम लिखा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इधर कितनी है 5, इधर कितनी 5000। 5 बढ़ा कि 5000 बढ़ा, तो 5000 बढ़ा। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो क्या यूनिट को छोटा ना पड़ेगा। तो क्या सर केजी जो है उसका भी तो ग्राम बन गया। तो देखो बेटा यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट तो हमेशा सेम रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट ये तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगी और यूनिट अलग होगी। क्या चेंज हो सकती है, तो हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती है, यूनिट भी बदल सकती है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं बदल सकता। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहा। आप अगर आप कहना चाहो तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे को यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना है 12, मेरे को यहाँ पे 12 लिखना है, तो क्या मैं इसे 6 into 2 लिख सकता हूँ। हाँ ये 6 और ये 2, क्या मैं इसे 4 into 3 लिख सकता हूँ। हाँ सर आपने ये और ये तो बदल दिया, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्ट है वो तो सेम है, वो तो फिक्स है ना, यही यहाँ कहना चाह रहा हूँ। सर N1 और N2 तो बदल सकता है, N1 और N2 तो बदल सकता है, पर इनका प्रोडक्ट कभी नहीं बदलता, ये कांस्टेंट रहता है। पता समझा कि नहीं समझा, नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ओके, तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये N1U1 इंटू N2U2 जो सेम होता है क्यों बता रहे थे आप हमें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे आते हैं, अब हम उसकी शुरुआत। ये आपका पहला एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल टाइप वाला एग्जाम्पल, तो देखें ध्यान से। क्वेश्चन आएगा आपके सामने, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। ठीक है, आपको ये भी मेंशन करके देगा वो कि जो न्यूटन है वो ऐसा यूनिट होती है किसकी, ये आपको पता होना चाहिए।
ऐसा यूनिट किसकी होती है? फोर्स की। न्यूटन फोर्स की ऐसा यूनिट है। और डाइन क्या होता है बेटा? वो मेंशन कर देगा कि डाइन जो है सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको आप लिख देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। आपको कहेगा 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं बताओ। बहुत सारे बच्चों को याद होगा कि सर 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं, पर मुझे तो क्वेश्चन है अब वहाँ न्यूटन की जगह हो सकता है जूल आ जाए, हो सकता है बड़ी क्वांटिटीज आ जाए जो आपने अभी सुनी नहीं है, लेकिन 12 तक तो सीख लेंगे, तो हो सकता है एग्जाम में कुछ और कन्वर्ट के लिए आ जाए। तरीका तो सीखें, तरीका देखते हैं। तो चलो, क्या यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ये है और क्या ये यूनिट ये है? हाँ, क्या इसके अंदर कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ये तो पता नहीं, और यूनिट जो है वो डायल है। देखिए सॉल्यूशन देखिए, तो सॉल्यूशन क्या होगा? देखो सर, हमने पढ़ा था N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये कहना चाहता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने होंगे डाइन, ये तो पता नहीं, यानी कि N2 तो पता नहीं, लेकिन U2 की जगह तो डाइन है, ये तो पता है। बताओ आया कि नहीं आया समझ आपको? यहाँ तो भी अब करना क्या है, N2 की वैल्यू निकालनी है। पर अभी भी कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, एकदम से कैसे निकाल लेंगे? एकदम से नहीं निकालेंगे। अब वो तरीका यूज करेंगे जो अभी तक सीखते आ रहे हैं। क्या है सर? न्यूटन यानी कि फोर्स। क्या फोर्स की बेसिक वाली यूनिट आपको पता है? सर न्यूटन तो होती है, पर बेसिक का मतलब जैसे अभी निकाला था फोर्स के फॉर्मूले से, वही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके, क्या वो अभी आपको पता है? आपको भी हाँ, न्यूटन तो होती है, लेकिन न्यूटन की जो बेसिक वाली चीज है वो भी तो पता है मुझे। हाँ, अब नहीं भी पता, मान लो नहीं पता, तो क्या मैं क्या मैं फोर्स का फॉर्मूला तो जानता हूँ, तो मैं निकाल लूंगा। चलो मैं मान लेता हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं निकालूंगा। चलो सर एफ तो 1 की 1 है ही, लेकिन क्या न्यूटन को निकालने के लिए इधर साइड में निकालते हैं, इधर है ना, इधर साइड में निकालते हैं। क्या न्यूटन फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ही होता है। एम क्या होता है बेटा? मास। क्या मास के लिए केजी आएगा? ये क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। तो क्या एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा? हाँ, तो उठा दिया तो नहीं है सर, न्यूटन की जगह ये रख दो, तो न्यूटन की जगह में रख दिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने उठा के यहाँ रख दिया। आगे देखें सर, डाइन सर डाइन, अगर मुझे डाइन की यूनिट लिखनी है तो बताओ, जो डाइन है वो मास है? नहीं। वो लेंथ है? नहीं। सर न्यूटन हो के डाइन हो, है तो फोर्स ही। हाँ, तो फर्क क्या है? सर देखिए, ये है तो फोर्स ही, आएगा तो ऐसे ही, लेकिन फर्क ये है, यही सारा का सारा सीरियस में आएगा, यही वाली कंडीशन था ही, यही यहाँ मास होगा, यहाँ लेंथ होगी, यहाँ टाइम होगा, यही होगा। लेकिन फर्क यह है कि यही सारा का सारा सिस्टम आएगा किसमें? सीजीएस में। सीजीएस का मतलब याद करो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो कहने का मतलब जहां जहां आपने मीटर लिया है, इस साइड पे वहां वहां सेंटीमीटर लेना है, जहां जहां इस साइड पे आपने केजी लिया है, वहां वहां उस साइड पे ग्राम लेना है, और जहां जहां सेकंड लिया है वहां उस साइड पे सेकंड ही लेना ना, दोनों में सेकंड लेता है। चलिए देखें सर, N2 तो वैसे भी वैसे ही, डाइन में इसी चीज को यहाँ लिखना है बस, सीजीएस। तो सीजीएस मतलब केजी तो होता है असल में सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, तो केजी को तो ग्राम में लिखना है, तो यहाँ पे केजी में लिखा जाएगा, यहाँ पे ग्राम लिखा जाएगा। एम मीटर की जगह सीजीएस में क्या, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखा जाएगा, है ना बेटा। और अपॉन में क्या है सर? अपॉन में सेकेंड स्क्वायर है, बस। बता कोई दिक्कत नहीं है। अब तो समझ ही गया होगा बेटा, बस जैसे वो बचपन से भी सीखता है, हम 2x + 4 इज इक्वल 2x + 4 इज इक्वल टू 5, इसमें x की वैल्यू निकालो, कोई वाला क्वेश्चन बन गया। ये सारी चीजें आपके सामने हैं, N2 की वैल्यू निकालनी है, मुझे 3rd 4th क्लास में करते थे, x की वैल्यू निकालने वाला। फर्क कितना है, हल्का सा 11th में आगे से चेंज होगा। चेंज ये होगा कि देखो सर, ये ग्राम है, सेंटीमीटर है, ये सेकंड है, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ मीटर है। अगर N2 की वैल्यू निकालनी है तो सब जगह कट कटा के सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रहनी चाहिए, यूनिट नहीं होना चाहिए। कहना क्या चाहता हूँ अभी समझना है। मैं ये चाहता हूँ यहाँ से ग्राम और यहाँ से किलोग्राम कट गए, तो ये दो रास्ते मेरे पास, या तो इसे किलोग्राम बना लो या इसे ग्राम बना लो। मैं क्या करूंगा, इसे ग्राम बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा देखते जाओ। 1 × क्या मैं किलोग्राम, यहाँ लिखा है किलोग्राम, अब इसके साथ कुछ 1 2 3 4 ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, तो ये किलोग्राम। मैं चाहता हूँ कि किलोग्राम ग्राम में बन जाए। तो क्या आप ये जानते हो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बताओ? 1000। तो क्या मैं इस केजी को ऐसे लिख लूं, 1000 ग्राम, हाँ, इंटू ये मीटर है,
यहाँ क्या चीज होंगे सेंटीमीटर, सर यहाँ क्या है सेंटीमीटर, यहाँ मीटर है। अगर मुझे उधर से इधर काटना है तो क्या यहाँ भी सेंटीमीटर चाहिए, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलो, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड N2 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या कट जाएगा, है ना। देखें एक बार पहली बार है इसलिए बेटा फुल फॉर्म में लिख के दिखा दूं, अगला क्वेश्चन जब कराऊंगा इसी तरीके का तो छोटा हो जाएगा फिर, ठीक है। देखो आगे का सॉल्यूशन इस साइड देखो, देखो सर देखो ये 1 है, ये 1000 है, ये 100 है। 1000 into 100 क्या मैं इधर ऐसे लिख लूं सर 10 to the power 5, ये 3 जीरोस ये 2 जीरोस, सारे जीरोस के साथ मिलकर लिखिए कितने 5 जीरोस, 10 to the power 5। यहाँ लिखा है ग्राम, यहाँ लिखा है सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, सर ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा है N2 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बताओ अकेला N2 चाहिए तो क्या N2 के साथ जो भी है सब उधर, सेकंड स्क्वायर इधर आएगा मल्टीप्लाई में 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ऐसे कैसे सेकंड स्क्वायर इधर आ जाएगा, ग्राम नीचे आ जाएगा, सेंटीमीटर भी नीचे आ जाएगा, बता देंगे आगे इज इक्वल टू N2। तो देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, बचा क्या सर N2 इज इक्वल टू बस ये बचा 10 to the power 5। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, देखिए बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा N2 10 to the power 5 इसका मतलब समझो सर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू y है वो 10 to the power 5 है, इसका मतलब ये है 1 न्यूटन के अंदर 10 to the power 5 डायन होती हैं, डायन होते हैं। मतलब समझते हैं ना कि बेटा 1 न्यूटन जब पैदा हुआ था तब 10 to the power 5 डायन मरी होंगी जब जाके 1 आया हो, है ना। चलिए किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, बढ़िया है, उतार लें, उतार लें। एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपके सीबीएसई में भी बहुत बार आता है, सीबीएसई में बहुत बार आता है, उतार लें। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया ये कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन कैसे काम करता है और जो मैंने फॉर्मूला बताया वो कैसे काम करता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, पॉज कर देंगे वीडियो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब आप खुद सॉल्व कर लेंगे उसके बाद देखेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ओके बच्चे, क्वेश्चन लिखते हैं। आपको अब की बार क्या करना है, क्वेश्चन 2, आपको अब की बार क्या करना है, कन्वर्ट करना है 1 जूल इंटू अर्ज। आपको जूल से अर्ज में जाना है। अच्छा बेटा जूल जो होती है वो वर्क डन की एसआई यूनिट होती है, मेंशन रहेगा वैसे तो ये, पर आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, वर्क डन की एसआई यूनिट। और ये जो अर्ज होती है बेटा ये सीजीएस यूनिट होती है, सेंटीमीटर ग्राम से यूनिट। ठीक है, करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, वही फॉर्मूला N1U1 = 20/2, आइए पॉज करिए। हो गया, हो गया, चले देखिए सॉल्यूशन क्या। देखिए होता क्या है सर, आपको फर्स्ट वही फॉर्मूला लिखना है N1U1 = N2U2। ठीक है सर, N1 कितना है 1 है, U1 कितना है जूल है, इज टू N2 तो निकालना है, ये क्या है अर्ज है। सर इस साइड और इस साइड जूल और अर्ज तो बेसिक तरीका नहीं है, क्या मुझे इससे पहले बेसिक तरीके से तोड़ना पड़ेगा, क्या मुझे इसे फंडामेंटल वालों में लाना पड़ेगा। आपको यहाँ कैसे लाऊंगा सर, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे पहले का था सर, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, पर अभी देख लेते हैं, होमवर्क के लिए दिया था मतलब आपको करने के लिए दिया था, तो आपने कर लिया होगा। सर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सर फोर्स का फॉर्मूला होता है MA × S। सर M क्या होता है kg, A क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू S क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या एक और मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, तो क्या बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखें बेटा 1 यहाँ पे लिखा जाएगा सर kg मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। तो दिक्कत सर इज इक्वल टू, तो यहाँ N2 सर अर्ज में भी, सर अर्ज में भी यही होगा, सर कितना है सीजीएस में होगा, सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो किलोग्राम की जगह क्या आएगा बेटा यहाँ पे ग्राम, मीटर की जगह क्या आएगा बेटा यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर याद रखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा सेकंड की जगह, तो सेकंड का स्क्वायर।
कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। सर आगे बात क्या आई कि आपको पता है मैं इधर से उधर लेके गया था, काटा था, मैंने आपको क्या किया था सर, यहाँ से इसे काटना है तो क्या इन दोनों को सेम करना पड़ेगा? हाँ, तो बेटा इसे बदल दो, किलोग्राम को ग्राम में बदल दो। तो देखिए सर 1 किलोग्राम को ग्राम में बदला के 1000 ग्राम इंटू मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो क्या बेटा 100 सेंटीमीटर, ध्यान देना स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, अपॉन में सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो देखें अगर मैं स्क्वायर को अंदर ले जाऊं, अगर मैं स्क्वायर को अंदर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर यहाँ 100 का भी स्क्वायर। नहीं आएगा समझ? आ गया हो? ये सब क्यों किया? मिटा दे रहा हूं बेटा इधर की साइड का, या फिर इधर की साइड के बजाय इधर की साइड में। देखें सर ये 3 0, ये 2 0, लेकिन इस 2 को स्क्वायर यानी कि 2 into 2 यानी कि 4 यहाँ से 3 यहाँ से, क्या 10 to the power 7 आ गया? हाँ क्या बेटा अब आपको शॉर्टकट में समझ में आ रहा होगा भाई ये इधर आएगा और ये नीचे आएगा फिर कटेगा। इससे अच्छा देखो सर, इधर ग्राम से इधर ग्राम कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा ये इधर आएगा, ये नीचे आएगा, फिर कटेंगे। बात तो वही है, यही काटना सीखो ना। अब पहला दिमाग है, आता होगा ये 98% बच्चों को ही आता होगा, पर 1-2% भी तो है कुछ बच्चे वीक होते हैं, नहीं आ पाता, उनके लिए सिखाया बेटा। याद रखना तुम्हारे लिए सिखाया और 2% बच्चों को जरा ध्यान से सीख लेना, क्योंकि आगे ये चीजें नहीं सिखाऊंगा। बस पहला क्लास पहली बार 0 से सिखाऊंगा, बिल्कुल 0 से, तो मुझे लगेगा आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें लेवल बढ़ाने लगेगी तो आपको ढंग से सीख लेना भी। चलिए देखिए आगे सर, सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पे, इधर भी सब कुछ खत्म हो गया, बस N2 बचा। तो सर क्या N2 की वैल्यू 10 की पावर 7 आ गई? हाँ, तो आंसर देखो इधर, ये यहाँ पर तो उठा के सर 1 जूल बराबर होता है 10 to the power 7 अर्ज की। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, 2 क्वेश्चन ढंग के काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज यहीं तक रखेंगे, रिवाइज करेंगे। यहाँ से रिवाइज करेंगे तो बेटा बहुत सारे बच्चे तो वही हैं जो मेरे से पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे नए भी देखेंगे, शेयर कर दीजिए प्लीज, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इसको शेयर करें, आपको अच्छा लगे और बच्चों को भी बताएं ताकि चैनल ग्रो हो सके, इस पर लाइक्स आए, कमेंट्स आए। और एक और बात, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में टाइप करके पूछ लेना, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो या फिर और बेसिक से बताना हो, जैसे कोई भी चीज, ठीक है। अगर आपको ये लगेगा सर आप ज्यादा ही बेसिक से बता रहे हो, उतना बेसिक से मत बताओ, तो कमेंट करना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ और बच्चे भी जुड़े हैं ना, कुछ बच्चे जो वीक हैं उनको भी बैठना है, तो उनको भी देखना होता है, तो इसलिए ओके। चलिए कोशिश करें, रिवाइज करें सब कुछ।